हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों, रिवीजन क्लासेस में शुरू कर चुकी हूँ आप सबकी रिक्वेस्ट पर, और इस संबंध में व्याकरण की और स्पर्श की कविताओं की रिवीजन क्लासेस की वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुकी हैं। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं स्पर्श के गद्य खंड की, यानी जितने भी हमारे पाठ हैं उन सब के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ, आपको कीवर्ड्स बताने वाली हूँ, मुख्य मुख्य बातें समझाने वाली हूँ। और बेटा, इसके अलावा और भी रिवीजन क्लासेस आएंगी, सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जरूर देखिए। आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला पाठ है बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद और उनके बड़े भाई छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। बड़े भाई साहब उनसे 5 साल बड़े थे, किंतु 3 कक्षाएं ही केवल आगे थे। इसका कारण ये था कि बड़े भाई साहब पढ़ाई तो बहुत करते थे, अध्ययनशील थे, हमेशा पढ़ाई करते रहते थे, कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, लेकिन वे उतने कुशाग्र बुद्धि के नहीं थे जितना छोटा भाई था, है ना। और वो ये समझते थे बड़े भाई साहब कि नींव जो है ना, पढ़ाई की नींव वो मजबूत होनी चाहिए। और वो कहते थे कि जिस तरह से इमारत अगर मजबूत बनानी है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, इसलिए शिक्षा की नींव भी बार बार लिखकर मजबूत बनाई जाए, तभी जो है व्यक्ति अच्छी तरह से शिक्षित हो सकता है, ये उनका मानना था। और जो छोटा भाई था वो खेल कूद में ज्यादा मस्त रहता था, उसकी खेल में बहुत रुचि थी, है ना। और वो जब भी उसको मौका मिलता वो खेलने चला जाता। और बड़े भाई साहब हमेशा पढ़ते रहते और अपने दिमाग को आराम देने के लिए किताब के हाशियों पर, यानी कि मार्जिन पर, कभी तो कुत्ते बिल्ली के चित्र बनाते और कभी कुछ कुछ ऐसे ही लिख देते, जो छोटा भाई कहता है कि मैं समझ नहीं पाता था कि वो क्या लिखते हैं। और इस तरह से जब छोटे भाई को जैसे ही मौका मिलता वो खेलने कूदने भाग जाता। और वो क्या क्या खेलता था? कंकड़ियां उछालता था। कंकड़ियां बच्चों होता है छोटी बजरी, छोटे छोटे पत्थर, वो उछालता था। कभी कागज की तितलियां उड़ाता था, और कभी कोई साथी मिल गया तो बस उसके साथ ही खेल में लग जाता था। कभी फाटक पर गेट के ऊपर चढ़कर आगे पीछे उसको करता था, ऐसे लगता जैसे कि मोटर कार चला रहे हों, है ना। और जब घर आता तो बड़े भाई साहब तो बहुत गुस्से में उसको नजर आते और वो उसे उपदेश देने लगते। उनको देखते ही वो डर जाता था। वो बार बार उसको कहते कि तुम ऐसे चले जाते हो, तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या? और इस तरह से वो हमेशा बड़े भाई साहब का क्योंकि सत्कार करता था तो क्या होता था, चुप हो जाता था, उनके आगे कुछ बोलता नहीं था। और बड़े भाई साहब ये भी कहते थे कि तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, देखो अंग्रेजी जब अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम किस तरह से शिक्षित व्यक्ति बनोगे, इसके लिए तो भाई आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके अंग्रेजी थोड़ी सी आती है। बच्चों, जिस समय प्रेमचंद जी ने ये पाठ लिखा उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेजी नई नई भाषा थी तो लोग सीख रहे थे। तो और कक्षा 6ठी में ना बेटा, छोटी कक्षाओं से ही वो शुरू होती थी, मतलब जैसे आजकल तो मॉन्टेसरी या किंडरगार्टन में सिखा देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो इसलिए वो कहते थे कि अंग्रेजी तो बड़ी बड़ी मुश्किल भाषा है, कैसे सीखोगे, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। और इस तरह से ना बार बार वो उसे कहते थे और कहते थे कि देखो मैं कितना पढ़ता रहता हूँ, कितने मेले तमाशे होते हैं, मैं तो फिर भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हें कैसे मैं सलाह दूंगा, तुम्हारा मैं कैसे भला करूंगा, तुम्हें मैं क्या समझाऊंगा, इसलिए मैं तो देखो कितना पढ़ता रहता हूँ। और वो कहते थे कि देखो तुम हमारे जो दादा हैं यानी पिताजी, उनकी खून पसीने की कमाई है, गाढ़ी कमाई है, तो तुम उसे वेस्ट क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें नहीं पढ़ना, गुल्ली डंडा खेलते रहते हो, नहीं पढ़ना है तो तुम घर चले जाओ, उनके पैसे तो वेस्ट मत करो। और इस तरह से जब वो लताड़ते थे तो कई बार तो जो प्रेमचंद जी छोटे भाई वो रोने लग जाते थे। और कभी कभी वो बड़े भाई साहब इतनी लगती बातें कहते थे, इतने तीखे बाण छोड़ते थे कि उसके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, मतलब मन टूट सा जाता। और फिर वो सोचता कि चलो, ऐसा है कि ना कई बार मन में आता कि चलो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के घर क्यों ना चला जाऊं, लेकिन फिर सोचता कि नहीं, मुझे मन लगाकर पढ़ना चाहिए। और फिर उसने क्या करा, उसने एक टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल बनाया तो उसको फॉलो ही नहीं कर पाया। उसका कारण क्या था? क्योंकि खेलकूद में तो उसकी बहुत रुचि थी और उसी की मद नहीं डाली थी, यानी खेलकूद को टाइम अलॉट ही नहीं किया था उसने, इसलिए उसको फॉलो नहीं कर पाया। तो अब बड़े भाई साहब तो बेचारे
पढ़ते रहते थे, कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इधर से उधर घूम घूम के, कभी अपना वो पढ़ रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, कभी अंग्रेजी कंपोजिशन कर रहे हैं। और छोटा भाई जब भी देखता, खिड़की से बाहर देखता और उसको हरियाली जो थी वो हरियाली अपनी ओर आकर्षित करती, तो वो हरियाली और हवा के हल्के हल्के झोंके उसको आकर्षित करते और वो नजर बचाकर खेलने भाग जाता। और जब वापिस आता तो बस भाई साहब की नजर उस पर पड़ती और उसे लगता कि भाई अब तो मेरी आफत आई, है ना, और उसके प्राण सूख जाते। और भाई साहब फिर उसे डांटते, फटकारते, है ना, और इस तरह से उसे समझाते भी थे कई बार, लेकिन खेल कूद को वो उसकी उपेक्षा नहीं कर पाता था, बार बार चला जाता था। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, यानी एनुअल एग्जाम हुआ, वार्षिक परीक्षा हुई, और भाई साहब ने तो इतनी पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी बेचारे फेल हो गए। और लेखक पास हो गया, और बल्कि दर्जे में फर्स्ट आया, अव्वल आया। और अब क्या हुआ कि बड़े भाई साहब और लेखक में केवल 2 साल का अंतर रह गया। उसके मन में आया कि भाई साहब को कहूं, है ना, बच्चों कई बार ऐसा आता है ना, बड़ी मन में घमंड सा आ जाता है, तो लेखक को भी थोड़ा सा घमंड होने लगा और सोचने लगा कि भाई साहब को कहूं कि आप तो इतना पढ़ते थे, आपने कौन सा तीर मार लिया, देखो मैं तो खेलता रहा फिर भी अव्वल आ गया। लेकिन फिर अगले पल उसे लगा कि नहीं, भाई साहब तो पहले ही दुखी हैं, मैं उनके घाव पर नमक क्यों छिड़कूं, ये तो बात मैं गलत ही सोच रहा था, है ना। और इस तरह से अब क्या हुआ, अब तो वो सोचने लगा कि मेरे को आजादी मिल गई और अब तो मैं पास हो गया हूं, तो मैं अब तो खेलने जा सकता हूं। और इस तरह से उसकी स्वच्छंदता थोड़ी सी बढ़ गई और वो खेलने कूदने जाने लगा। अब बड़े भाई साहब तो इस बात को भांप गए, है ना, उन्होंने मतलब कहा कि तुम इस तरह से गुल्ली डंडे को भेंट करके सारा दिन उस गुल्ली डंडा खेल के अब इस हम भोजन के समय लौटे हो, है ना। और वो तो उसके ऊपर टूट पड़े, यानी बहुत गुस्सा हो गए और उसको कहने लगे कि तुम पास हो गए हो, बल्कि अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मतलब घमंड हो गया है तुम्हें। फिर उन्होंने कहा कि देखो, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा है, राजा रावण चक्रवर्ती कहलाया, लेकिन उसका भी देखो घमंड उसने किया तो क्या हाल हुआ उसका। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखो शैतान का क्या हाल हुआ, उसे भी अभिमान हो गया था, घमंड हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्ति कोई नहीं है, और देखो नरक में ढकेल दिया गया। इस तरह से उन्होंने उससे ऐसे कई उदाहरण दिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तुम पास हो गए हो, अव्वल आ गए हो, तो ये तो अंधे के हाथ बटेर लग गई, यानी संयोग से ऐसा हो गया है, वास्तव में तुम्हारे अंदर उतनी काबिलियत नहीं है, ये तो अचानक से संयोग से ऐसा हो गया। अब फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं देख रहा हूं तुम मेरे फेल होने की बात देख रहे हो, उस पे मत जाओ। उन्होंने कहा कि देखो अंग्रेजी के लिए भी कितना पढ़ना पड़ता है ना, और इतना देखो कितने कितने तो हेनरी हुए हैं, है ना, और हेनरी 7वें की जगह अगर हमने हेनरी कोई दूसरा लिख दिया, विलियम भी कितने हुए हैं, दर्जनों हुए हैं, किसी की जगह कोई लिख दिया दूसरा तीसरा, तो देखो नंबर सारे 0 हो जाते हैं, तो इसलिए पढ़ना तो बहुत पड़ता है। उन्होंने इस तरह से उसे समझाया। फिर उन्होंने कहा कि देखो ज्योमेट्री में आ बा जा की जगह अगर आ जा बा लिख दिया, यानी ABC की जगह अगर ACB लिख दिया तो नंबर सारे गायब। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो इस तरह से पढ़ाई करो और पढ़ाई करके अच्छे अंक लाने की कोशिश करो और शिक्षा की नींव मजबूत करो। उन्होंने कहा कि जो ये रट के पढ़ने की बात है ना, इसको छोड़ दो। अब लेखक ने बच्चों इसमें पाठ में फिर आगे इस बात पर भी, शिक्षा प्रणाली पर कुछ व्यंग्य भी किए हैं। तो उसमें ये किया है कि अगर आधार पर एक रेखा पर लंब गिरा दो, यानी परपेंडिकुलर, तो लंब से दुगना हो जाता है, इस तरह से बात की है। ये भी बात की है कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखवाते हैं और इतने इतने पन्ने रंगने को कहते हैं, यानी निबंध तो बच्चों लंबा ही लिखना होता है, बड़ा लिखना होता है ना। तो कहते इतने इतने पन्ने लिखवाते हैं, उधर से कहते समय की पाबंदी और इधर से समय वेस्ट करवा रहे हैं, एक टॉपिक पर इतने इतने पेज भरवाते चले जा रहे हैं, वही बात तरह तरह से लिखी जा रही है। तो इस तरह से लेखक ने इस पर भी व्यंग्य किया है और साथ ही इस पर भी व्यंग्य किया, परीक्षकों को पर भी व्यंग्य किया है कि मतलब वो बस ये सोचते हैं जो लिख दिया बस उसी पे नंबर देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो लेखक है उन्होंने ये भी एक जगह लिखा है कि अध्यापकों को तमीज ही नहीं है ना, और इस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। तो फिर वो कहने लगे, फिर बड़े भाई साहब ने कहा, कहते हैं मेरे दर्जे में आओगे ना तो तब तुम्हें पता चलेगा
तब आटे दाल का भाव मालूम होगा, तब हकीकत सामने आएगी। अभी मैं तुमसे बड़ा हूं और मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, इसलिए मेरी बात को गांठ बांध लो, नहीं तो पछताओगे। फिर स्कूल का टाइम हो रहा था तो बड़े भाई साहब ज्यादा बोले नहीं और स्कूल चले गए दोनों। फिर क्या हुआ, फिर सालाना इम्तिहान हुआ और फिर कुछ ऐसा हुआ कि बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया। हालांकि उसने इतनी मेहनत नहीं की थी, फिर भी वो दर्जे में अव्वल आया, प्रथम आया। अब बड़े भाई साहब ने तो इस बार बहुत ही मेहनत की थी, बेचारों ने प्राणांतक मेहनत की थी, यानी कि ऐसी मेहनत की जो प्राण ही ले ले, यानी कि बहुत अधिक मेहनत की थी। बेचारों का चेहरा भी कांतिहीन हो गया था, चेहरे की रौनक ही गायब हो गई थी, है ना। बेचारे सुबह भी पढ़ते थे, शाम को पढ़ते, हमेशा पढ़ते ही रहते थे। लेकिन फिर भी अब जब वो कहता है कि जब मैंने भाई साहब के बारे में भी सुना तो मेरी तो खुशी भी आधी हो गई कि बेचारों के साथ ऐसा हो गया। मुझे भी दुख हुआ, भाई साहब को जितना पढ़े थे उनको उस हिसाब से उनका रिजल्ट नहीं आया था। अब वो कहने लगा कि मेरे और भाई साहब के दर्जे में यानी कक्षाओं में एक अंतर रह गया, एक दर्जे का, एक कक्षा का अंतर रह गया। अब कहता है कि मेरे मन में भी एक कुटिल भावना उत्पन्न हो गई, है ना, कि भाई साहब अगर एक साल और फेल हो जाए तो मेरे साथ ही आ जाएंगे, फिर तो वो मुझे किस अधिकार से डांटेंगे। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा ये मैं क्या गलत सोच रहा हूं, ऐसी बात मुझे नहीं सोचनी चाहिए, और उसने उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। फिर उसने सोचा कि नहीं, भाई साहब के ये उपदेशों की तो बात है, उन्हीं की डांट का ही तो असर है जो मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर पढ़ता हूँ बेशक, और दरादर में पास होता चला जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब ना कुछ नरम पड़ गए और लेखक की स्वच्छंदता थोड़ी और बढ़ गई। वो तो अब खेलने कूदने बहुत ज्यादा आजादी से जाने लगा, और अब उसको एक नया शौक पैदा हो गया, और वो किसका था, कनकौए उड़ाने का, यानी पतंगबाजी का। पतंगबाजी उड़ाने लगा। पतंगबाजी के लिए जो होता है मांझा देना, कन्ने बांधना, ये सब काम भी वो गुपचुप तरीके से करने लगा। अब वो ये समझने लगा, अब इस बात को वो दिखाना नहीं चाहता था भाई साहब को कि भाई आपका जो सम्मान है मेरी नजरों में कम हो गया है। लेकिन भाई साहब तो समझते थे। अब एक दिन हॉस्टल से दूर कनकौआ लूटने के लिए लेखक जा रहा था। अब आसमान की ओर देख रहा था, पतंग कहाँ गिरती है, कहाँ उसे लूटे, मांझे को भी पतंग को भी। तो फिर उसने देखा तो उसे क्या नजर आया, उसे देखा कि जो और बच्चे थे, और बच्चे भी ऐसे ही झाड़दार बांस लेकर और उसको लूटने में लगे हुए थे। उधर से देखा तो अचानक उसकी मुठभेड़ यानी उसकी टक्कर हो गई बड़े भाई साहब से। वो भी कहीं से आ रहे थे, बाजार से आ रहे थे। उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने डांटा कि क्या इन बाजारी लड़कों के साथ तुम खेल कूद रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा तुम्हें शोभा नहीं देता, अपनी पोजीशन का तो कुछ ख्याल करो। फिर उन्होंने बताया, कहते हैं कि देखो इतना पढ़ लिख कर भी देखो लोग अच्छी नौकरी नहीं पा पाते हैं, है ना, और तुम देखो बड़े बड़े विद्वानों को भी अंग्रेजी नहीं आ पाती है ना, और तुम देखो कनकौए में ही समय बिता रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी। उन्होंने कहा कि तुम शरीफ हो और इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन तुम अपनी जरा पोजीशन का भी ध्यान करो। और इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं तुमसे केवल एक दर्जा आगे हूं, लेकिन मुझे तुम्हें डांटने का पूरा हक है, और मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं तो 5 साल बड़ा ही रहूंगा, भले ही तुम मेरी क्लास में आ जाओ। और उन्होंने कहा कि भाई ये परीक्षकों का भी ये हाल है, तो हो सकता है कि तुम मेरे बराबर ही आ जाओ, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुम्हें डांटूंगा और मुझे तुम्हें डांटने का पूरा हक है, मुझे जिंदगी का अनुभव तुमसे अधिक है। और फिर उन्होंने कहा कि देखो जो जिंदगी की समझ है वो किताबें पढ़ने से नहीं आती, वो दुनिया देखने से आती है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, किसका, उन्होंने कहा देखो हमारी माँ जिन्होंने कोई दर्जा पास नहीं किया है ना, और दादा भी बहुत अधिक नहीं पढ़े हैं, 5वीं 6ठी क्लास ही बस पढ़ पाए हैं, लेकिन अगर हम दोनों पूरी दुनिया की किताबें भी पढ़ लें तब भी हमारे अम्मा दादा जो बातें हमें समझा सकते हैं वो हम नहीं जानते हैं, उन्हें हमें समझाने का, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता हैं, पूरा हक है। और इस तरह से उन्होंने ये कहा कि देखो अगर आज मैं बीमार हो जाऊं, भगवान ना करे, तो तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे,
लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा हों यानी पिताजी हों तो वो तो पहले अपने आप इलाज करेंगे, घबराएंगे नहीं, है ना। और फिर भी अगर इलाज कारगर नहीं साबित हुआ तो फिर डॉक्टर को बुलाएंगे, लेकिन तुम तो परेशान हो जाओगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखो, महीने भर की जो हमें खर्चा भेजते हैं हमारे पिताजी, हम तो 20-22 तक उसको खर्च कर डालते हैं, 20-22 तारीख तक, और फिर नाई वगैरह से भी मुंह चुराते फिरते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं होते। हमें तो बजट भी बनाना नहीं आता, खर्च करना भी नहीं आता। लेकिन दादा देखो, हमें कितना पैसा भेज देते हैं और थोड़ा सा ही उनके पास बचता है, और उसमें भी कितनी समझदारी से घर का खर्चा चलाते हैं, पूरे कुटुंब का पालन करते हैं, है ना। एक तो उन्होंने ये उदाहरण दिया अम्मा दादा का, और दूसरा उदाहरण उन्होंने क्या दिया, हेडमास्टर साहब का दिया। उन्होंने कहा कि हेडमास्टर साहब जो हैं, देखो ऑक्सफोर्ड से MA पास हैं, लेकिन वे घर का खर्च चलाने में असमर्थ रहे। उनकी बूढ़ी अनपढ़ माँ जब से आई हैं और उन्होंने घर का खर्च अपने हाथ में लिया है, तब से मानो घर में लक्ष्मी आ गई है। देखो उनके खर्च भी अब सही होने लगा है। फिर उन्होंने उसे थप्पड़ दिखाते हुए भी कहा कि अगर तुम बेराह चलोगे तो मैं तुम्हें ये भी तमाचा भी लगा सकता हूं। थप्पड़ दिखाया उन्होंने उसे कि मुझे इसका पूरा हक है। और इस तरह से छोटा भाई बड़े भाई के समझाने से उसके आगे नतमस्तक हो गया, उसने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और बड़े भाई साहब के प्रति उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो बड़े भाई साहब ने भी उसे गले से लगा लिया और कहा कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने को यानी कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता हूँ, देखो मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या। अगर मैं खुद सही ढंग से न चलूं, सही मार्ग पर न चलूं, तो तुम्हें कैसे समझाऊंगा। तुम्हारा कर्तव्य भी तो मुझे ही निभाना है। और इतने में क्या हुआ कि जब दोनों भाई बात कर रहे थे तो ऊपर से कटा हुआ कनकौआ यानी पतंग गुजरी और बड़े भाई साहब तो लंबे ही थे, उन्होंने ऐसे उछलकर उस डोर को पकड़ लिया और फिर दोनों भाई हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े, है ना। बच्चों, अब हम करते हैं पाठ दूसरा, जो है डायरी का एक पन्ना और जिसके लेखक हैं सीताराम सिकसरिया। बच्चों, ये पाठ डायरी का एक पन्ना, ये डायरी फॉर्म में लिखा हुआ है। बच्चों, जैसे आप अंग्रेजी में डायरी एंट्री करते हैं ना बेटा, ये उस तरह से पाठ उस अंदाज में लिखा हुआ है। और इसमें लेखक ने वर्णन किया है 26 जनवरी 1931 के दिन का। 26 जनवरी 1931 का दिन लेखक कहते हैं कि आज का दिन बहुत अमर है। सारे हिंदुस्तान में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है बच्चों, और कहते हैं कि आज इस वर्ष इसकी पुनरावृत्ति है, यानी 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और आज 26 जनवरी 1931 को उसकी पुनरावृत्ति यानी उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है, यानी दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और इसलिए कलकत्ता में वो कहते हैं बहुत अधिक सजावट की गई है। कलकत्ता के बड़े बाजार में लगभग सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडे फहरा रहे हैं और प्रचार में ही 2000 रुपया खर्च कर दिया गया और जो कार्यकर्ता थे उनको भी घर घर जाकर समझाया गया और बहुत अधिक तैयारियां की गई। ऐसी सजावट हुई कि लग रहा था कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे और जिधर से भी लोग जा रहे थे उधर से उत्साह और नवीनता मालूम हो रही थी और पूरी पुलिस को भी अंग्रेज सरकार ने इसी काम में लगाया था। बेटा, अंग्रेज सरकार ने पुलिस को क्यों काम में लगाया था, क्यों तैनात किया था? वो इसलिए क्योंकि अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि भारत को स्वतंत्रता मिले और हिंदुस्तानी एकजुट हों, कोई जुलूस निकालें, कोई आंदोलन करें या कोई सभा करें। इसलिए अंग्रेज सरकार ने पूरी पुलिस को, बल्कि ट्रैफिक पुलिस को भी इस काम में लगा दिया था और घुड़सवारों का भी प्रबंध किया हुआ था। बड़े बड़े पार्कों को भी सुबह से ही घेर लिया गया था। पुलिस चाह रही थी कि लोग इकट्ठे हों ही ना। लेकिन मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को सभा होने वाली थी और उस जगह 6 बजे से ही पुलिस ने पूरे मैदान को घेर लिया था। लेकिन श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया
और जो और लोग वहां पर इकट्ठे थे उनको मारा या फिर हटा दिया। इसी तरह से तारा सुंदरी पार्क में भी बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह जब झंडा फहराने गए तो वो भीतर ही नहीं जा सके, उन्हें बाहरी पुलिस ने रोक लिया और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, मारपीट हुई और कई लोगों के तो सिर भी फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से भी जुलूस निकाला गया जिसमें बहुत सी लड़कियां भी थीं और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। फिर मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने भी अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया और जो सोशल वर्कर थी जानकी देवी, मदालसा है ना, ये भी गई थी और इन्होंने भी लड़कियों को झंडोत्सव का मतलब समझाया। बच्चों, जैसे आपके स्कूल में जब राष्ट्रीय त्योहार होता है 26 जनवरी 15 अगस्त, तो जैसे कि स्कूल में मनाया जाता है उसका महत्व बताया जाता है, तो ऐसे ही जानकी देवी, मदालसा भी गई गुजरात मारवाड़ी बालिका विद्यालय में और लड़कियों को समझाया गया कि इसका क्या महत्व है ना। तो इस तरह से लड़कियों ने भी इसे उत्साह से मनाया। और बच्चों, लेखक आगे कहते हैं कि इस दिन पुलिस की, अंग्रेज सरकार की पुलिस की ये कोशिश थी कि ये लोग इकट्ठे ना हो पाएं और उधर से जो भारतवासी थे उन सबकी ये कोशिश थी कि हम मॉन्यूमेंट के पास जाएंगे, सभा करेंगे, झंडा फहराएंगे और प्रतिज्ञा भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों ओर से ये प्रयास चल रहे थे और जो लोग थे वो फोटो भी उतरवा रहे थे। अंग्रेज सरकार ने भी फोटो उतरवाने का प्रबंध किया था। वो उन्होंने इसलिए किया था ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके, अखबारों में छाप सके उनकी फोटो कि देखो अगर तुमने भी ऐसा प्रयास किया तो तुम्हें भी ऐसे लाठी चार्ज करके मारा पीटा जाएगा। और इधर जो भारतवासी थे, जो काउंसिल थी, उनके भी लोग फोटो उतार रहे थे। उनका मकसद ये था बच्चों फोटो उतारने का, फोटो खींचने का, कि ताकि वे लोग भी न्यूज़पेपर वगैरह में डाल सकें और उससे लोगों को, अन्य भारतवासियों को प्रेरणा मिले और वे भी समझें कि कलकत्ता में भी बहुत कुछ हो रहा है स्वतंत्रता के लिए और वे लोग भी जागृत हों और वे लोग भी आगे आएं। और इस तरह से सुभाष बाबू भी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, पुरुषों के जुलूस का, और उनके जुलूस का भार पूर्णदास जी पर था। स्त्री समाज भी पीछे नहीं था, वो भी जुलूस निकालने की पूरी तैयारी पर था और ठीक समय पर उन्होंने भी जुलूस निकाला। और मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध किया गया था मॉर्निंग में, भोर के समय, तो 1 बजे के करीब सरकार को लगा कि अब ये यहाँ कुछ ऐसा होने वाला नहीं, तो सरकार थोड़ी ढीली हो गई। लेकिन जैसे ही जुलूस बढ़ने लगा, लोग आने लगे, फिर पुलिस तो अपना रंग दिखाने लगी, है ना। और मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठी होने लगी, लोग इकट्ठे होने लगे, लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में आने लगे और इस दिन निराली ही बात हो गई। फिर बच्चों, लेखक ने ये लिखा है कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब से अंग्रेज सरकार ने भारतवासियों पर कई कानून लगा दिए कि ये इस काम को नहीं कर सकते, सभा नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, एक साथ बैठकर कोई सभा नहीं हो सकती, आंदोलन नहीं हो सकते, इस तरह की जब उन्होंने प्रतिबंध कई लगा दिए, कई रोक लगा दी और ये भी लिख दिया अगर ऐसा ये कानून बन गया है और अगर इसको भंग किया, इस कानून को तोड़ा तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे, इस तरह की बातें भी सरकार करती थी, अंग्रेज सरकार, क्योंकि भारतवासियों को एकजुट नहीं होने देना चाहते थे वे लोग। और लेकिन आज भारतवासी, आज जो काउंसिल के लोग थे, वो इस बात को बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे अंग्रेज सरकार की। और आज की जो लड़ाई थी ये ओपन लड़ाई थी, क्योंकि आज तो खुली चुनौती देकर और सब ये एक दूसरे पर इस तरह से, जो अंग्रेज सरकार थी वो अपना काम कर रही थी और काउंसिल के लोग अपना काम कर रहे थे। और बच्चों, पुलिस कमिश्नर ने भी नोटिस निकाला कि अमुक अमुक धारा के अनुसार, यानी कि फला फला, मतलब जैसे होता है पिनल कोड नंबर देश है ना, के अनुसार कि कोई सभा नहीं हो सकती और जो लोग ये काम करेंगे, जो लोग ऐसा करेंगे, सभा करेंगे, तो भाई उन्हें ना जो है वो दोषी माना जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। इधर काउंसिल ने भी नोटिस निकाल दिया फिर कि मॉन्यूमेंट के नीचे, बच्चों इसको याद रखें जरूर, ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। बच्चों इस बात को जरूर याद रखें, 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। और उसमें लिखा था कि जन साधारण यानी कि आम लोगों का आना जरूरी है।
और खुला चैलेंज दिया गया था। और फिर ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, उनको चौरंगी पर रोक लिया गया और भीड़ बहुत अधिक थी। पुलिस जुलूस को रोक ही नहीं पा रही थी और लाठियां चलानी उसने शुरू कर दी। बहुत से आदमी घायल हुए, कुछ लाठियां सुभाष बाबू पर भी पड़ी और ज्योतिर्मय गांगुली जो सुभाष बाबू के साथ थे उन्होंने उन्हें कहा कि आप साइड हो जाइए, लेकिन सुभाष बाबू ने कहा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा बेटा? उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि वे नेतृत्व कर रहे थे, है ना, आगे लीडर थे। उन्होंने सोचा कि अगर लीडर ही साइड पे हो जाएगा तो और लोग भी पीछे हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इस तरह से सुभाष बाबू को भी फिर उन्होंने लाठियां चलाई और इस तरह से वंदे मातरम बोल रहे थे वे भी। और बच्चों फिर आगे लेखक कहते हैं कि इतना उस दिन वंदे मातरम इतनी जोर से बोल रहे थे ये सुभाष बाबू भी कि उस दिन लोगों ने, कहते हैं, अपनी आंखों से देखा। और पुलिस भी बहुत भयानक रूप में आ गई और लाठियां चलाने लगी। और जो स्त्रियां थीं वो भी कम नहीं थीं, वो भी अपना रोल पूरी तरह से निभा रही थीं। मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर ही चढ़कर वो झंडा फहरा रही थीं, घोषणा भी पढ़ रही थीं। बहुत सी स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में आई थीं और सबके पास झंडे थे। वॉलेंटियर गए थे, वो भी अपने स्थान पर पढ़ने पर भी जहां पर बैठे थे वो हट भी नहीं रहे थे। पुलिस जबकि डंडे बरसा रही थी, लाठी चार्ज कर रही थी, लेकिन लोग नहीं हट रहे थे। फिर सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और उन्हें गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। फिर बहुत सी स्त्रियां भी जुलूस बनाकर वहां से चली। फिर पुलिस थोड़ी ठंडी पड़ जाती थी, फिर जब भीड़ जुटती थी फिर डंडे चलाने शुरू कर देती थी पुलिस। इस तरह फिर धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और बहुत सी स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने सबको पकड़ के लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया और इन सब स्त्रियों का नेतृत्व कर रही थी विमल प्रतिभा। बहु बाजार के मोड़ पर उन्हें रोका गया, वे वहीं बैठ गईं। आसपास भी बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। फिर पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और सबको लाल बाजार, जितनी भी और स्त्रियां रह गई थी, सबको लाल बाजार के लॉकअप में ले गए और आदमियों को भी ले गए। और इस तरह से फिर जो और लोग थे, बृजलाल गोयनका थे, है ना, वो भी अपना काम कर रहे थे, वो भी जुलूस बनाकर पहुंचे। और इस तरह से लेखक कहते हैं कि झंडा लेकर बोलते हुए मॉन्यूमेंट के पास इतनी जोर से दौड़े कि खुद ही गिर पड़े बेचारे। मतलब जोश इतना जबरदस्त था लोगों में। तो कहने का ये तात्पर्य है बेटा। और उस दिन वहां पर लेखक कहते हैं कि इतना जोश था लोगों में और स्त्रियां भी थीं और मदालसा भी पकड़ी गईं जो सोशल वर्कर थीं, समाज सेविका थीं और कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गईं। लेकिन रात को 9 बजे फिर सबको छोड़ दिया गया। बच्चों, छोड़ क्यों दिया? क्योंकि कोई ऐसा कानून तो बनता नहीं था और स्त्रियों को ऐसे रात में रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए सबको रात को छोड़ दिया गया। वो कहते हैं इतनी स्त्रियों की गिरफ्तारी हुई, आज तक पहले नहीं हुई थी। और इस तरह से कई लोग भी घायल हुए। और कहते हैं कि डॉक्टर दास गुप्ता जो फोटो उतरवा रहे थे तो उन्होंने भी अपना काम किया और उस समय तक वो कहते हैं कि 67 आदमी वहां आ चुके थे। कुछ लोग ऐसे थे जो घायल हुए और घर चले गए, अस्पताल भी नहीं गए इलाज कराने। और 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे और कुछ लोग घर चले गए, है ना, घायल हुए लेकिन घर चले गए। इस प्रकार लगभग, लेखक ने लिखा है, लगभग 200 आदमी घायल हुए होंगे। और वो कहते हैं कि इस तरह से जो लॉकअप में जो स्त्रियों की संख्या दर्ज थी वो 105 थी। और जो आज के दिन यानी 26 जनवरी 1931 के दिन जो काम हुआ वो पहले नहीं हुआ था। बंगाल यानी कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था, लोग सोचते थे बंगाल, कलकत्ता में कुछ काम नहीं हो रहा है स्वतंत्रता के लिए, वो आज बहुत अधिक अंशों में धुल गया। लोगों को पता चल गया कि नहीं, कलकत्ता में भी बहुत काम हो रहा है, लोगों में बहुत जोश है अपनी स्वतंत्रता के लिए। बच्चों, तीसरा पाठ है ततारा वामीरो कथा। यह प्रेम पर आधारित एक प्रसिद्ध लोक कथा है। अंडमान द्वीप समूह के अंतिम द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान। निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम है कार निकोबार। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों द्वीप समूह किसी जमाने में एक ही थे। इस पाठ में यहीं रहने वाले युवक ततारा और युवती वामीरो के प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है।
ततारा एक सुंदर, बलिष्ठ, नेक, सबकी मदद करने वाला युवक था। वह सभी लोगों को अपने व्यक्तित्व से आकर्षित करता था। गांव के सभी लोग उसका आदर करते थे और आसपास के गांव वाले भी उसका आदर करते थे। उत्सवों में भी उसे बुलाते थे क्योंकि वह सबकी मदद के लिए दौड़ा चला जाता था। और उसके पास एक लकड़ी की तलवार होती थी जिसे वह हमेशा अपनी कमर में बांधे रहता था। लोग ऐसा मानते थे कि उसकी लकड़ी की तलवार में अद्भुत दिव्य शक्तियां हैं, पर उसकी तलवार को प्रयोग करते हुए किसी ने ना कभी देखा था, है ना, और ना ही वह कभी अपनी तलवार को अपने से अलग करता था। रोजाना की तरह एक बार शाम को थका हारा ततारा परिश्रम करने के बाद पूरे दिन का थका हारा समुद्र के किनारे टहलने चला गया और वह बालू पर बैठा हुआ था और सामने सूरज डूबने को था। चिड़ियों की चहचहाहटें धीरे धीरे कमजोर होती क्षीण हो रही थीं और उसका मन शांत था। वो चिंता में था और सूरज की रंग बिरंगी किरणों को समुद्र की लहरों पर निहार रहा था। इतने में उसे कहीं से कोई गीत के स्वर सुनाई पड़े और वह इतना मधुर गीत था, उसका स्वर इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा और उसी ओर चल दिया। वहां पहुंचा तो उसने एक युवती को देखा जो ढलती शाम के सौंदर्य में बेसुध होकर समुद्र को निहार रही है और एक गीत गा रही है, और जो वह गीत गा रही थी वह श्रृंगार गीत था। ततारा जब वो लड़की, इतने में समुद्र की लहरें आईं और उस लड़की को भिगो गईं। वो लड़की हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। ततारा ने उसको कहा, गाओ ना, तुमने गाना क्यों रोक दिया? तो वो लड़की उससे पूछती है कि तुम ये बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझसे प्रश्न करने का क्या मतलब है? वो लड़का फिर कहता है कि गाओ ना, तुम गाना क्यों नहीं, अधूरा क्यों छोड़ रही हो? इतने वो लड़की बड़ी हैरान हो गई और उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया कि तुम्हें इस तरह से ये प्रश्न करने का मुझसे क्या हक है? तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपने गांव के अलावा किसी गांव, अन्य गांव के पुरुष के उत्तर का, प्रश्न का उत्तर देने को बाध्य नहीं हूं, मजबूर नहीं हूं। तुम पहले ये बताओ तुम कौन हो? तो वो फिर कहती कि तुम्हें लपाती में तो पहले कभी देखा नहीं। बच्चों, दरअसल ततारा जो था वो पासा गांव का था और वामीरो लपाती गांव की थी। इसलिए उसने कहा कि लपाती गांव में, लड़की ने कहा कि लपाती गांव में पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम बताओ तुम कौन हो? अब जो ततारा था वो तो आकर्षित हो चुका था उसकी ओर, तो उसने कहा, नहीं तुम गाना गाओ ना, रोक क्यों दिया गाना? लड़की झुंझला उठी, एकदम इरिटेट हो गई। तो उसने कहा कि तुम तो बड़े ढीठ हो, मैं जब से पूछी जा रही हूं और तुम एक ही राग अलाप रहे हो, एक ही बात बोले जा रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। तुम्हें क्या गांव के नियम नहीं मालूम? बच्चों, गांव का ये नियम था कि अपने गांव के पुरुष का उत्तर देने को तो वो बाध्य थी, विवश थी, लेकिन किसी अन्य गांव के पुरुष के प्रश्न का उत्तर देने को मजबूर नहीं थी, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता था। इसलिए वो बोली कि मैं क्यों तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं? फिर वो लगभग गिड़गिड़ाने सा लगा, ऐसे उसको बोलने लगा, नहीं गाओ। फिर वो कहता है, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे गाने से ही मैं पहली बार इस तरह बेचैन हो गया हूं, तुम्हारे गाने में इतनी कशिश है। फिर वो उसका रास्ता रोकने लगा। तो फिर वो कहने लगी, नहीं तुम इस तरह से हट जाओ मेरे रास्ते से। फिर वो कहने लगा, बस अच्छा अपना नाम बता दो। तो इस तरह से वो लड़की को देख रहा था और उससे प्रार्थना कर रहा था। तो लड़की ने फिर उसको अपना नाम बताया, वामीरो। वामीरो वो कहने लगा, बड़ा सुंदर नाम है। फिर वो कहता है, कल भी आओगी तुम यहाँ पर? कल आना यहाँ पर। और बल्कि उसे प्रार्थना के रूप में इस तरह से निवेदन करने लगा। तो वो लड़की कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी, है ना, नहीं, शायद कभी भी नहीं आऊंगी। उसने ऐसे बोल दिया। फिर उसने बोला कि नहीं, तुम जरूर आना, मैं तुम्हारा इसी जगह इंतजार करूंगा। और उसने कहा, वामीरो, मेरा नाम ततारा है। तब उसने उसे अपना नाम भी बताया और उसने कहा, मैं इसी चट्टान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अब वामीरो जो थी वो दौड़ी चली गई और ततारा उसे निहारता रहा।
जब वो घर पहुंची तो बेचैनी महसूस कर रही थी वामीरो। उसके मन में छटपटाहट थी, क्योंकि वह भी अपने मन से तो उसकी ओर आकर्षित हो ही गई थी, परंतु उसे गांव के नियम रोक रहे थे। जो गांव के ये नियम थे, उनके गांव की यह रीति थी कि एक ही गांव के स्त्री पुरुष का विवाह हो सकता है, अन्य गांव के नहीं हो सकता। तो वो ये सोच रही थी कि ततारा तो दूसरे गांव का है, मेरे गांव का तो है नहीं। बड़ी कोशिश की उसने उसे अपने मन से निकालने की, लेकिन उसका वो चेहरा, उसकी सुंदरता है ना, उसका शांत स्वभाव, उसकी सभ्यता, वो उसको बहुत भा गई थी। अपने मन में उसने जैसे जीवन साथी की कल्पना की थी, ततारा में वो सब कुछ था, और इसीलिए वो उससे अपने मन को हटा नहीं पा रही थी। और उसे बार बार उसका वो चेहरा नजर आ रहा था ततारा का, कि वो किस तरह से उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। किसी तरह से रात बीती। अब वो भी, उधर वामीरो भी परेशान थी ततारा के लिए, और इधर ततारा भी वामीरो से मिलने के लिए बहुत परेशान था। उसके मन में छटपटाहट थी दोनों के मन में। तो किसी दिन किसी तरह से पूरा दिन बीता। अब शाम का इंतजार था। ततारा तो बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। वो बहुत समय पहले लपाती की उसी समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि वामीरो आएगी उससे मिलने के लिए, लेकिन एक आशंका भी उसके मन में थी। वो सोच रहा था कि हो सकता है कि मैंने जो आशा की है शायद वो ना आए, तो कि जैसे समुद्र की देह पर जो सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं, तो जब सूरज ढल रहा होता है तो समुद्री सतह पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो थोड़ी देर चमकती है, फिर अचानक जब सूर्य डूब जाता है तो वो लहरों पर भी उसकी छवि समाप्त हो जाती है। तो उसे ऐसा ही लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आशा भी बेकार चली जाए और निराशा में बदल जाए। वो यही सोच रहा था। इतने में उसे नारियलों के झुरमुट में एक आकृति नजर आई, और वह वामीरो थी। वह बहुत खुश हो गया। दोनों इस तरह से, वो भी आ गई और वामीरो उसके निकट आ गई। दोनों ठिठक गए, दोनों कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थी। आपस में दोनों के हृदयों में प्रेम प्रवाहित हो रहा था, है ना। और फिर थोड़ी देर के बाद वामीरो थोड़ी सचेत हो गई और घर की तरफ दौड़ी, और ततारा उसको लगातार देखता रहा, निहारता रहा उसको जाते हुए। इस तरह से रोज दोनों मिलने लगे, बिना कुछ कहे एक दूसरे को ताकते रहते थे, लेकिन उनके हृदयों में, उनके मन में समर्पण का भाव था, प्रेम उत्पन्न हो रहा था। और इन दोनों का इस तरह से मिलना लपाती के कुछ युवकों को पसंद नहीं आया, और उन्होंने सब जगह ये खबर फैला दी कि ये दोनों आपस में प्रेम में बंधे हुए हैं। वामीरो जो थी वो तो लपाती की थी और ततारा पासा गांव का था, तो दोनों का मिलना संभव ही नहीं था, क्योंकि गांव की यही रीति थी कि दोनों को एक ही गांव का होना जरूरी था। इस तरह से वामीरो को भी और ततारा को भी कई प्रयासों से समझाया गया, लेकिन दोनों अपने निर्णय पर अटल रहे। अफवाहें फैलती रहीं। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि ततारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन हुआ। तो पशु पर्व में वहां पर क्या होता है, जो हृष्ट पुष्ट जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको लाया जाता है, उनका प्रदर्शन भी किया जाता है, उनको खरीदा बेचा भी जाता है। और इस तरह से जो गांव के जो शक्तिशाली युवक होते हैं उनकी दंगल की परीक्षा भी होती है, शक्ति परीक्षा भी होती है, और नृत्य संगीत भी होता है, नाच गाना, है ना, और भोजन की भी व्यवस्था होती है। इस तरह से लोग खुशियां मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। अब पासा गांव में सारे लोग इकट्ठे होने लगे, तो अब वहां जो ततारा था उसका मन तो कार्यक्रमों में लग नहीं रहा था, उसकी आंखें तो वामीरो को ढूंढ रही थी। इतने में वामीरो वहां पर आई और आके वो तो देख के और बड़ी फूट कर उसको रोने लगी। वो ततारा उसको देखकर परेशान हो गया कि ये क्यों रो रही है। तो असल में वामीरो तो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसको प्रेशराइज किया जा रहा था, उसको घर में समझाया जा रहा होगा, उसको रोका जा रहा होगा कि गांव की रीति के खिलाफ तुम कैसे जा सकती हो, उससे प्रेम करना छोड़ दो। इस वजह से वो बहुत रोने लगी। तो ततारा को कुछ बता नहीं रही थी, लेकिन ततारा समझ रहा था। अब उसकी रोने की आवाज ऊंची होती गई। इतने में गांव वाले आ गए, उसकी माँ आ गई वामीरो की माँ को तो अपनी बेइज्जती लगी, उसको तो अपमान लगा, और वो ततारा को तरह तरह से बातें सुनाने लगी।
और लोग भी उस ततारा को उल्टी सीधी बातें कहने लगे। और जो वामीरो थी वो लगातार रोए चली जा रही थी। अब ततारा से वामीरो का रोना देखा नहीं जा रहा था। वो चाहता तो कदम उठा सकता था, लेकिन उसने सबकी इज्जत, सबका हित समझकर ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जिससे किसी का अहित हो। लेकिन उसका हाथ अचानक उसकी तलवार की मूठ पर, मूठ कहते हैं बच्चों जहां से तलवार को पकड़ा जाता है, उसके ऊपर जा टिका और क्रोध में उसने अपनी तलवार निकाली और फिर उसने क्या किया, उसे जोर से अपना जो उसको गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, उसको शांत करने के लिए उसने उस तलवार को धरती में घोंप दिया और ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ उसे खींचने लगा और पसीने से नहा गया वो। और इस तरह से तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते वो दूर तक पहुंच गया। वो हाँफ रहा था और अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार सी पड़ गई। ऐसा लग मानो धरती दो भागों में बंटने लगी, गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और धरती फटती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता चला जा रहा है। सभी लोग डर से कांप उठे। ऐसे नजारे की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, किसी ने सोचा भी नहीं था। लोग सिहर उठे और वामीरो धरती के एक तरफ दौड़ रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, ततारा ततारा। और ततारा तक उसकी आवाज कैसे पहुंचती? वो तो द्वीप के दूसरी ओर था और धरती को चाकता हुआ चला जा रहा था दूसरी ओर। द्वीप के दो टुकड़े हो गए, ततारा एक तरफ था और दूसरी ओर वामीरो। और ततारा को जैसे ही होश आया तो उसने क्या देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंस रहा है। वो छटपटाने लगा। उसने कोशिश की कि वह छलांग लगाकर दूसरा सिरा थाम ले, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वो नीचे फिसलने लगा और इस तरह से समुद्र की सतह की ओर वो फिसल रहा था और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। इस तरह से ततारा लहूलुहान हो गया, मतलब खून खून हो गया, अचेत होने लगा, बेहोश होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश ही नहीं रहा फिर। और इस तरह से कटे हुए द्वीप का जो अंतिम भूखंड था, जो जमीन का टुकड़ा था, वो पड़ा हुआ था और दूसरे हिस्से से संयोगवश वो जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, किस जगह पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई भी नहीं जानता। इधर वामीरो उसके विरह में, उसके वियोग में पागल सी हो गई। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया और वो हमेशा उसको खोजती हुई उसी जगह पे पहुंचती जहां ततारा को उसने आखिरी बार देखा था। घंटों बैठी रहती थी और परिवार से भी एक तरह से वो अलग हो गई। फिर लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका भी कोई पता नहीं चला वामीरो कहाँ चली गई। लेखक कहते हैं कि आज ना ततारा है ना वामीरो, लेकिन ये प्रेम कथा द्वीप में लोगों के घर घर में सुनाई जाती है। बच्चों को वे लोग सुनाते हैं और निकोबारियों का ये मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर दूर है। बच्चों, उन दोनों की त्यागमयी मृत्यु से इतना अवश्य हुआ कि दूसरे गांवों के लोग ये समझ में उनको आ गया और वे वैवाहिक संबंध केवल अपने गांव में ही ना करके दूसरे गांव के युवक युवती के साथ भी स्थापित करने लगे। ऐसा लगता है कि उन ततारा और वामीरो की त्यागमयी मृत्यु इसीलिए हुई। ये सुखद परिवर्तन होना था। और उसके बाद है पाठ बच्चों जो है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसके लेखक हैं निदा फाजली। बच्चों, यह पाठ जो है इसमें छोटी छोटी 3 लघु कथाएं हैं और उसके बाद पाठ शुरू होता है। बेटा, आपको ये अच्छी तरह से समझना है। जो छोटी छोटी कथाएं हैं इनको अच्छी तरह से समझिए। कई बार बच्चे उसमें गलती कर जाते हैं और गलत आंसर लिख देते हैं तो नंबर कट जाते हैं। इनका आपने खासकर ध्यान रखना है। अब देखिए, पहली लघु कथा है बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है।
है ना, उनकी कथा है, जो बादशाह थे और केवल मनुष्यों के ये बादशाह नहीं थे बल्कि हर छोटे बड़े प्राणी यानी पशु पक्षी के वो मालिक थे और वे सबकी भाषा जानते थे। एक बार क्या हुआ कि सुलेमान अपने लाव लश्कर के साथ, बच्चों लाव लश्कर कहते हैं जिसमें बच्चों गोला बारूद हो और सेना वगैरह हो, यानी कि दोनों चीजें हो, दोनों बातें हो, है ना। तो उसके साथ वो रास्ते से गुजर रहे थे। जब रास्ते से गुजर रहे थे तो रास्ते में चींटियां थीं, तो चींटियों ने जब घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो उन्होंने कहा चलो चलो बिल में चलो, है ना, नहीं तो हम मारे जाएंगे, फौज आ रही है। उनकी बातें सुलेमान ने सुनी तो उन्हें कहा कि नहीं, मैं तुम सबके लिए मुसीबत नहीं हूं, मैं सबके लिए मोहब्बत हूं, भगवान ने मुझे सबका रखवाला बनाया है। तो चींटियों ने उनकी बात सुनी और उनके लिए ईश्वर से दुआ मांगी, है ना, और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। अब बच्चों इसमें दूसरी जो लघु कथा है उस घटना का जिक्र है जिसमें सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में ये जिक्र किया है। उन्होंने ये लिखा है कि एक बार उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे और उनकी माँ ने उन्हें भोजन परोसा। जब उन्होंने रोटी खाने के लिए बैठे ही थे तो एक ग्रास यानी एक कौर तोड़ा ही था कि उन्होंने अपनी बाजू पर देखा कि एक काला च्योंटा रेंग रहा है। बच्चों आप एग्जाम में भी काला च्योंटा लिखें, यहाँ पर बात है नर चींटी की, तो उसे च्योंटा ही आपने लिखना जो आपकी पुस्तक में लिखा है, यही शब्द लिखिएगा बेटा। तो काला च्योंटा रेंग रहा है, उन्होंने देखा और एकदम से तुरंत खड़े हो गए। तो माँ ने उनकी पूछा भाई क्या बात है, आप खड़े क्यों होंगे, क्या भोजन अच्छा नहीं बना है? तो उनके पिता बोले नहीं, ये बात नहीं है, मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है। दरअसल वो बात कर रहे थे उस काले च्योंटे की जो नहाते समय कुएं पर, जब वे नहा रहे थे तो कुएं पर नहाते समय उनकी बाजू पर आ गया था। वे उसे छोड़ने के लिए भोजन छोड़कर गए, उसे घर छोड़ने के लिए, यानी कुएं तक गए, उसे जहां उसका घर था उसे छोड़ने के लिए गए। बच्चों देखो पहले के जमाने में लोग छोटे से प्राणियों का भी कितना ख्याल करते थे। इस पाठ में निदा फाजली ने यही दर्शाया है। और तीसरी अब घटना है कि बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र आता है, उनका वर्णन मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब के नाम से याद किया है। वो इसलिए कि वो सारी उम्र रोते रहे। उनके साथ क्या किस्सा हुआ था, उनके साथ ये एक घटना घटी थी कि एक बार एक जख्मी यानी घायल कुत्ता उनके आगे से गुजरा, तो उन्होंने उसे ऐसे कह दिया, क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को अच्छा नहीं माना जाता, तो उन्होंने ऐसे कह दिया उसको कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। तो कुत्ते ने उनकी बात सुनी, तो कुत्ते ने क्या जवाब दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना ही आप अपनी पसंद से इंसान हो, सबको बनाने वाला तो वो भगवान है। तो ये बात जब नूह ने सुनी, बच्चों इसमें आगे भी इसमें 4 पंक्तियां दी गई हैं, मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। मतलब इसका ये है बच्चों कि सभी प्राणी 5 तत्वों से मिलकर बने हैं और सब जब मर जाते हैं तो इसी में मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता कौन से प्राणी का ये किसकी राख है या ये कौन सा प्राणी यहाँ पे, कुछ नहीं पता चलता, सब इसी में विलीन हो जाते हैं। तो वही बात हुई। तो नूह ने जब कुत्ते के मुंह से ये बात सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ और वे पूरी उम्र रोते रहे। इसके बाद लेखक कहते हैं कि दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, कैसे वजूद यानी अस्तित्व में आई। वो कहते हैं इसका उत्तर हर कोई अलग तरीके से देता है, विज्ञान अलग तरीके से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपने तरीके से देते हैं। वो कहते हैं खैर कोई कुछ भी बात हो, मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये जो धरती है इस पर सभी का हक है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पशु हो, नदी हो, पर्वत हो, समंदर हो, नदियां हो, सभी की बराबर की हिस्सेदारी है, यानी सभी का बराबर का हक है। ये अब वो कहते हैं ये बात और है कि इंसान समझता है कि जैसे कि सारा हक उसी का है और उसने अपनी, क्योंकि उसकी बुद्धि सबसे अधिक है तो उसने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं और पूरा संसार एक परिवार के समान जो पहले रहा करता था अब टुकड़ों में बंटकर रह गया है। कहते हैं पहले तो देखो बड़े बड़े दालानों में भी लोग रहते थे, है ना, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, इतने बड़े बड़े घर होते थे लोगों के।
अब तो डिब्बे जैसे मकान होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं लोगों के। अब जीवन जो है वो सिमटने सा लगा है। और लेखक आगे कहते हैं कि बड़ी आबादी भी बढ़ रही है, उसके कारण से जो बिल्डर्स हैं उन्होंने समंदर की जगह भी घेरनी शुरू कर दी है, उसको पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीला भी होती है, यानी बारूदों के एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते हैं। बारूद भी है ना, जब पर्यावरण को दूषित करते हैं। वातावरण इस तरह से खराब होता जा रहा है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी होती है, बेवक्त वर्षा हो जाती है, जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। और इस तरह से मनुष्य और प्रकृति के बीच जो है वो असंतुलन आता ही जा रहा है। और लेखक आगे कहते हैं कि नेचर की भी, सहन शक्ति की भी एक सीमा है। अगर हम नेचर के साथ, प्रकृति के साथ अगर हम नाइंसाफी करें और उसकी जगह को हम अपने स्वार्थ में उसकी जगह घेरते चले जाएं, तो एक दिन तो वो बदला लेगी ही। और वो कहते हैं ऐसा ही हुआ। कहते हैं कुछ साल पहले मुंबई में ये देखने को मिला, जब वहां पर क्या हुआ, सारे मुंबई वासी पूजा स्थलों में, मंदिर गुरुद्वारों में शरण ले रहे थे प्रभु की। फिर वो कहते हैं कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को धकेल कर और उसकी जमीन हथिया रहे थे। पहले तो उसने बेचारे ने, समुद्र ने अपनी टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर उकड़ू बैठ गया। बच्चों, उकड़ू कहते हैं ऐसे करके बैठना, अपने घुटनों को अपने सीने के साथ लगाकर बैठ जाना, कि मतलब जब समुद्र को इतनी भी जगह नहीं मिली, बेचारा खड़ा हो गया, फिर खड़े होने की भी जगह नहीं मिली, यानी समुद्र को और भी ज्यादा सिमटा दिया। तो उसे गुस्सा आ गया और फिर उसने क्या किया, एक दिन उसकी लहरों पर 3 जहाज दौड़ रहे थे, उसने उन्हें बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। पहला वर्ली के समंदर के किनारे गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह यानी उल्टे मुंह गिर गया, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर गिरा, और जिसे टूटा फूटा देखने के लिए लोग इकट्ठे हो गए। बच्चों, ये जो तीनों जहाज कहां कहां गिरे, आपको ये बात ध्यान रखनी है। पहला जहाज कहां गिरा, वो उसी जगह पे जहां पर किताब में लिखा है। दूसरा जहाज जहां गिरा वो भी ध्यान रखना, तीसरा जहां गिरा वो भी ध्यान रखना। बच्चों, उल्टा सीधा इसको मत करना, ये बात ध्यान रखना बेटा। और बेटा, इससे पहले मैंने बताया, जैसे जो पाठ में आया है, गर्मी में ज्यादा गर्मी, जलजले, सैलाब वगैरह, तो बेटा इसमें भी वही बातें लिखनी है जो पाठ में आई हैं। आप अपनी तरफ से जीके के अपने आधार पर मत लिखना, ठीक है बेटा। हम पाठ आगे समझते हैं। अब फिर लेखक कहता है कि मेरी माँ कहती थी कि मेरी माँ, जब मैं बच्चा था, मेरी माँ कहती थी कि भाई सूरज ढल जाता है तो उसके बाद ना आंगन के पेड़ों के पत्ते मत तोड़ो, कोई पेड़ रोते हैं, उनको भी दुख होता है। और दिया बत्ती के समय फूल मत तोड़ो, फूल बद्दुआएं देते हैं। और जब नदी पे जाओ, दरिया पर जाओ, तो उसको सलाम किया करो, भाई वो खुश होता है। तो और कबूतरों को मत सताओ कि हजरत मोहम्मद को बहुत अजीज यानी प्यारे हैं। तो इसलिए लेखक यहाँ कहते हैं कि मतलब हमारी माँ जो थी हमें शिक्षा देती थी कि प्रकृति का हम संरक्षण करें, इस तरह से कि भाई पत्ते मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो शाम के समय दिया बत्ती के टाइम। तो ये बातें हम इसको मानते थे। और भाई मुर्गे को परेशान मत करो कि मुल्ला जी से पहले उठकर वो अजान देता है, सबको उठाता है। फिर लेखक कहता है कि हमारे ग्वालियर में एक मकान था, उसमें 2 रोशनदान थे दालान में। वो कहता है कि कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया उसमें। तो एक बार बिल्ली ने उचक कर, कहते 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसने, बेचारी ने सोचा कि दूसरे अंडे को तो बचा लिया जाए। वो स्टूल पर चढ़कर और उसे बचाने लगी। उनके हाथ से वो दूसरा अंडा टूटकर गिर गया, और इसलिए उनको इतना दुख हुआ कि उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा, रोती रही, कुछ खाया पिया नहीं, और भगवान से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगी और दुआ मांगने लगी, बार बार यही करती रही प्रभु से, अल्लाह से। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि पहले जमाने में तो ऐसे लोग थे जो हर प्राणी का, छोटे बड़े प्राणी का ध्यान रखते थे। लेकिन आज ये बातें केवल हमें पता चलती, हम पढ़ सकते हैं, बस पुराने जमाने में ये होता था। आज के लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने लालची हो गए हैं, केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं। अब लेखक आगे कहते हैं कि अब ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को बहुत कुछ बदल दिया है।
वर्सोवा में कहता है जहां पर आज मुंबई में मेरा मकान है, कहते वहां दूर तक पहले जंगल था, बहुत से वहां पर पेड़ थे जिन पर बहुत से जानवरों ने अपना आसरा बना रखा था। कहते हैं अब तो यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है और इस बस्ती के बन जाने से जो यहाँ पर जंगल था उन पर जो जानवर थे, है ना, पशु पक्षी थे जिन्होंने बसेरा बना रखा था, उनका घर छिन गया। कुछ तो शहर छोड़कर चले गए और कुछ ने यहाँ वहां डेरा डाल लिया है, यहाँ बस्तियों में वो रहने लगे हैं। और कहते हैं ऐसे ही 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। वो कहते हैं बच्चे तो अभी छोटे हैं और उनको खिलाने पिलाने के लिए बड़े कबूतर आते हैं। तो कहते हैं कि आते हैं बड़े कबूतर तो मेरे घर की खिड़की से अंदर आ जाते थे, मेरी लाइब्रेरी को भी गंदा कर देते थे, कभी कुछ चीज गिराकर तोड़ देते थे, है ना। तो कहते हैं कि इस तरह से मेरी पत्नी ने परेशान होकर अब खिड़की में जाली लगवा दी है और कहते हैं कि अब उनके बच्चों को भी दूसरी जगह पर रख दिया गया है। उनके आने की खिड़की को बंद किया जाने लगा, जब जाली लग गई तो बंद हो गई खिड़की। कहते हैं अब खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर बेचारे चुपचाप खामोश और उदास निराश से बैठे रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि अब ना तो सोलोमन है जो उनकी जबान को समझकर, उनकी भाषा को समझकर उनका दुख बांट लेते, और ना ही मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटती। तो इस तरह से लेखक ने हमें इस पाठ के माध्यम से बच्चों ये बताया है कि पहले जमाने में लोग प्रकृति का संरक्षण करते थे, हर छोटे बड़े प्राणी का ख्याल करते थे, लेकिन आज मनुष्य बहुत स्वार्थी और लालची हो गया है। वह समझता है कि धरती पर जो भी प्रकृति में है सिर्फ उसी का हक है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें सभी की हिस्सेदारी है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, समंदर हो, नदियां हो, पर्वत हो। बच्चों अगला पाठ है पतझड़ में टूटी पत्तियां। इसमें बच्चों 2 प्रसंग हैं, पहला है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। इसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर जी। बच्चों पहले हम गिन्नी का सोना पाठ को समझ लेते हैं। लेखक कहते हैं कि गिन्नी का सोना और शुद्ध सोना दोनों अलग होते हैं। गिन्नी के सोने में जब थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है तभी वह मजबूत होता है और तभी ज्यादा चमकता है, और औरतें भी इसी के ही गहने बनवाती हैं, आभूषण बनवाती हैं। और शुद्ध आदर्श जो हैं, लेखक कहते हैं शुद्ध आदर्श शुद्ध सोने के समान होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें व्यावहारिकता का तांबा मिलाकर उन्हें चलाकर दिखाते हैं। बच्चों व्यवहारिकता की तुलना किससे की गई है? तांबे से। और शुद्ध आदर्श की किससे की गई है? शुद्ध सोने से। और इसलिए लेखक कहते हैं कि तभी वे चल पाते हैं। क्या? मूल्य आदर्श, जब उसमें व्यवहारिकता थोड़ी सी मिला दी जाती है। और वो कहते हैं ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा जाता है। वो कहते हैं लेकिन जो बात कही जाती है वो व्यवहारिकता की होती है। बखान हम उनका नहीं करते आदर्शों का, क्योंकि व्यवहारिकता आगे आती है। और आगे लेखक कहते हैं कि सोना पीछे रहता है और तांबा ही आगे आता है, क्योंकि अगर उसे व्यवहारिकता को इस तरह से दिखाया जाता है, जब उसमें आदर्श मिलाए जाते हैं कि व्यवहारिकता ही आगे आती रहती है और लोग उसे मान जाते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि जो गांधी जी थे वो भी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। वो समझते थे कि व्यवहारिकता का क्या महत्व है और इसीलिए उसकी वैल्यू भी समझते थे, और इसी कारण वो अपने विलक्षण आदर्श, अनोखे आदर्श भी चला पाए और लोगों ने उनके नेतृत्व को माना, उनके पीछे हो लिए भारतवासी। बच्चों इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखो बच्चों, गांधी जी ने दांडी मार्च किया, उसमें किसको आधार बनाया? नमक को। नमक रोजमर्रा के व्यवहार की वस्तु है, उसे आधार बनाया तो सारे भारतवासी उनके साथ हो लिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने आदर्श किस तरह से मिलाए? व्यवहारिकता में मिलाया और व्यवहारिकता को ऊपर चढ़ाया, और इस तरह से लोगों ने उनकी बात को समझा और उनको फॉलो किया। तो इस तरह से लेखक आगे कहते हैं कि जो समाज होता है, समाज में ज्यादातर लोग व्यवहारवादी होते हैं। वो क्या देखते हैं? वो अपना हानि और लाभ देखते हैं कि मैं किस काम में मुझे फायदा हो रहा है और किस में नुकसान हो रहा है। तो वो लोग सफल भी हो जाते हैं अपनी जिंदगी में, कामयाब रहते हैं और दूसरों से आगे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वे आगे जाते हैं
तो दूसरों के कंधे पर पैर रखकर आगे जाते हैं, यानी दूसरों का कहीं ना कहीं वो हक भी मार जाते हैं। ऐसे लोगों से जिस समाज में ऐसे लोग होते हैं वह समाज उन्नति नहीं करता। लेखक कहते हैं वो समाज उन्नति करता है जहां पर आदर्शवादी लोग होते हैं, क्योंकि आदर्शवादी लोग ही नैतिक मूल्य, शाश्वत मूल्य जो है सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, इनको अपनाते हैं। क्योंकि कोई भी समाज तभी उन्नति करता है जब उस समाज में नैतिक मूल्य हो। तो व्यवहारवादी लोग तो समाज को गिराते ही हैं, क्योंकि वो केवल अपना फायदा, अपना नुकसान देख के ही काम करते हैं। अगला इसमें संदर्भ है इस पाठ में बच्चों झेन की देन। तो बच्चों झेन की देन का मतलब है बौद्ध दर्शन में ध्यान की एक पद्धति है जो हमें इस पाठ में समझ में आती है और ये हमें याद दिलाता है। वहाँ के लोग जो जापान के लोग हैं बच्चों, बहुत काम करते हैं, बहुत अधिक काम करने से उनका दिमाग की रफ्तार तेज रहती है। तो इसलिए उन्होंने एक तरीका खोज निकाला है जो बौद्ध दर्शन में ध्यान की पद्धति है, उसे ही झेन की देन कहा गया है। तो उन लोगों की देन है ये, बौद्ध दर्शन की देन है, उसी का यहाँ पे चित्रण है। लेखक कहते हैं कि मैं जापान गया तो अपने मित्र से पूछा भाई यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो उन्होंने कहा कि मानसिक, है ना। और उन्होंने बताया कि 80% यानी 80% लोग मनोरोगी हैं। और उन्होंने बताया कि भाई ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ जीवन की रफ्तार तो बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। यहाँ कोई चलता थोड़ी ना है बल्कि दौड़ता है, और एक जब अकेला पड़ता है तो अपने आप से बड़बड़ाने लगता है। और कहते हैं कि जापान के लोग अमेरिका से होड़ लगाते हैं, अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। 1 महीने में जो काम पूरा होना चाहिए उसे 1 ही दिन में करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दिमाग की रफ्तार तेज रहती है और दिमाग का इंजन टूट जाता है अधिक इतनी तेज रफ्तार से काम करने से। और इसीलिए लोगों को तनाव हो जाता है, तनाव बढ़ जाता है, इंजन टूटता है और लोगों को बीमारी हो जाती है, वो मानसिक रोगी हो जाते हैं। फिर शाम को लेखक के मित्र उसे टी सेरेमनी में ले गए, जो चाय पीने की एक विधि है जिसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। वो ऐसे स्थान पर ले गए, वो एक 6 मंजिली इमारत थी, यानी जो इमारत थी उसमें 6 फ्लोर थे, 6 मंजिल थी। और वहां पर देखा तो उसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली, और दफ्ती की दीवारों मतलब लकड़ी के ऐसे फट्टे से लगे हुए थे बच्चों दीवारों के रूप में, और तातामी यानी चटाई बिछी हुई थी जमीन के ऊपर, और पर्ण कुटी थी यानी पत्तों की बनी हुई वो कुटिया सी थी। और बाहर एक बर्तन था जो मिट्टी का था, बेढंगा सा बर्तन था, उसमें पानी उबल रहा था, है ना, पानी भरा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। और लेखक ने पहले पानी से अपने हाथ पांव धोए, तौलिए से पोंछे अंदर गए। फिर अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम था चाजीन। उसने बड़ा कमर झुकाकर बड़े सलीके के साथ, शालीनता के साथ दोजो, यानी कि दोजो जापानी भाषा में कहते हैं, जिसका मतलब है आइए तशरीफ लाइए, ये कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह दिखाई और अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। जब उसने चायदानी रखी तो फिर बगल के कमरे में गया, बर्तन ले आया क्रॉकरी के, उन्हें तौलिए से साफ किया। उसके सारे काम, उसकी सारी क्रियाएं बहुत ही शालीनता से वो कर रहा था। ऐसा लग रहा था क्योंकि वहां बिल्कुल शांति थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे जय जयवंती बच्चों सुर होता है म्यूजिक में, कि उसके सुर गूंज रहे हों। और इतनी शांति थी कि चाय का उबलना भी सुनाई पड़ रहा था। जब लेखक कहता है कि चाय तैयार हुई, प्यालों में भरी, और फिर कहता है चाय तो थोड़ी सी थी, लेकिन वहां जो होता है, वहां उस स्थान पर शांति ही मुख्य बात होती है। वहां पर 3 लोगों से ज्यादा को एंट्री नहीं दी जाती, प्रवेश नहीं दिया जाता। लेखक कहते हैं सिर्फ 2 घूंट ही चाय थी, लेकिन उसे पीने में हम एक एक बूंद पीते रहे, और हमने लगभग 1.5 घंटा लगा दिया उसको पीने में। और लेखक कहते हैं पहले 10-15 मिनट तो दिमाग की रफ्तार थोड़ी तेज ही रही, लेकिन फिर धीरे धीरे महसूस होने लगा कि जैसे दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ रही है, मुझे शांति महसूस होने लगी और सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। फिर वो कहता है कि ऐसे वास्तव में हम लोग क्या करते हैं, या तो अपने भूतकाल की यादों में खोए रहते हैं, या फिर भविष्य की चिंता करते रहते हैं, और वर्तमान को हम बिल्कुल ही नकार देते हैं, उसको हम जीते नहीं हैं।
हमें जबकि वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि दोनों काल ही मिथ्या हैं यानी झूठ हैं। जो भूतकाल चला गया वो वापस नहीं आ सकता, तो सोचने विचारने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। और भविष्य अभी आया नहीं है, हमारे सोचने से थोड़ी ना कुछ होगा, जो होना है सो होगा। इसलिए हमें वर्तमान को भरपूर जीना चाहिए। लेखक को ऐसा उस दिन लगा कि जैसे वह अनंत काल में जी रहा है, और उसे उस दिन मालूम हुआ कि वास्तव में जीना किसे कहते हैं। और वो कहता है कि जैन परंपरा की ये बहुत बड़ी देन है जो जापानियों को मिली है, ये ध्यान की पद्धति जो जापानियों को मिली है। बच्चों, अब हम देखते हैं, अब हम समझते हैं अगला चैप्टर जो है आपका हबीब तनवीर द्वारा लिखित एकांकी माने वन एक्ट प्ले कारतूस। कारतूस में बच्चों इसमें जिक्र है वजीर अली का, जो देशभक्त था, सच्चा सिपाही था, उसका जिक्र किया गया है। बच्चों आइए अब हम पढ़ते हैं आखिरी पाठ जो है कारतूस। ये वन एक्ट प्ले है यानी एकांकी है, और इसके लेखक हैं हबीब तनवीर जी। बच्चों इस पाठ में जिक्र है कर्नल का, लेफ्टिनेंट का, सिपाही और सवार, यानी सबसे जो मुख्य पात्र है वो है वजीर अली, जो एक सिपाही है, देशभक्त है, जांबाज है, साहसी है, उसी का जिक्र किया गया है। अब ये एकांकी है बच्चों, वन एक्ट प्ले। तो इसमें ये दिखाया गया है कि गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज जो है वो खेमा डालकर बैठे हुए हैं, यानी कैंप लगा रखा है उन्होंने, और उनके साथ लेफ्टिनेंट बैठे हुए हैं, दोनों बातचीत कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि भाई जिंदगी तो, जंगल की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है। फिर वो कहते हैं कि जो लेफ्टिनेंट है वो कहता है कि भाई ये तो वजीर अली जो है ये आदमी है या भूत है, कि भाई हाथ ही नहीं आ रहा है उसको हम पकड़ने के लिए, कब से हम यहाँ पे खेमा डालकर कैंप लगाकर बैठे हैं, हमारे सिपाही भी तंग आ गए हैं, ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो कर्नल कहता है कि भाई वो तो बहुत बहादुर है, और उसको उसकी बातें सुनकर, उसके अफसाने सुनकर तो रॉबिन हुड के याद आ जाते हैं, क्योंकि रॉबिन हुड भी बहुत साहसी और दिलेर था। और वो कहता है कि अंग्रेजों के खिलाफ तो उसके मन में बड़ी नफरत है, बहुत घृणा है उसके मन में। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि केवल 5 महीने उसने शासन किया, लेकिन इस 5 महीने में उसने अवध से लगभग हटा ही दिया था अंग्रेजों को। और इस तरह से फिर लेफ्टिनेंट पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि ये सआदत अली कौन है। फिर कर्नल बताता है कि आसिफुद्दौला का भाई है सआदत अली, और वजीर अली का और उसका दुश्मन है। फिर वो उसे बताता है कि जो आसिफुद्दौला है, आसिफुद्दौला के घर कोई संतान नहीं थी, कोई उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो जो सआदत अली उसका छोटा भाई था, उसने ये सोचा कि सारी जमीन जायदाद, अवध का तख्त उसे ही मिलेगा और वो ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगा। लेकिन जब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के के रूप में वजीर अली ने जन्म लिया, तो सआदत अली को लगा भाई मेरी तो मौत आ गई, क्योंकि अब वो ऐश नहीं उड़ा पाएगा। फिर वो कहने लगा लेफ्टिनेंट की पर भाई हमने, वो तो क्योंकि अंग्रेज थे दोनों, लेफ्टिनेंट और कर्नल, तो कहते हैं भाई हम अंग्रेजों ने, लेकिन सआदत अली को तख्त पर क्यों बिठाया, उसमें हमें क्या फायदा होता। तो फिर कर्नल बताता है कि सआदत अली तो हमारा दोस्त है और ऐश पसंद आदमी भी है। वो कहता है उसने हमें आधी जायदाद दे दी थी और साथ ही साथ 10 लाख रुपए कैश नगद भी दे दिए थे। भाई वो भी मजे करता है और हम भी मजे करते हैं। उसने कहा अच्छा। फिर उसने ये भी बताया कि भाई पहले ना वजीर अली जो है अफगानिस्तान के बादशाह को भी हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की दावत दे चुका है कि भाई उसके साथ मिलके ये हिंदुस्तान पर आक्रमण करे और अपने तख्त पर वापस बैठे। इस तरह से फिर कर्नल बताता है कि भाई इसने भाई सबसे पहले तो वास्तव में टीपू सुल्तान ने ये ऐसा किया था। वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। भाई अफगानिस्तान के बादशाह को पहले टीपू सुल्तान ने बुलाया था, फिर वजीर अली ने भी बुलाया दिल्ली, और फिर शमसुद्दौला ने भी। फिर इस तरह से ये बातचीत करते हैं और ये बताते हैं कि भाई देखो कंपनी के खिलाफ तो सारे हिंदुस्तान में, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो फिर वो कहते कि देखो अगर भाई
ये जो अगर हम जो इसको पकड़ने के लिए खेमा डालकर बैठे हैं, अगर ये हमारे हाथ नहीं आया ना तो कहते जितने भी हमने बक्सर और प्लासी में अंग्रेजों ने, क्योंकि बहुत बच्चों उसमें खून खराबा किया था, तो उनके लिए तो वो कारनामे हो गए ना, झंडे गाड़े थे उन्होंने, ये समझेंगे वो तो कहते हैं हमने जितने भी कामयाबियां हासिल की थी वो तो हमारी रह जाएंगी ऐसे ही। हमने लॉर्ड क्लाइव उस समय थे, है ना, वायसरॉय, तो कहते हैं जितनी भी हमने जीतें हासिल की थी, लॉर्ड वेल्जली हैं अब, तो हम तो सब कुछ खो डालेंगे। तो फिर वो कहते हैं वजीर अली तो की आजादी तो बड़ी खतरनाक है भाई, उसे तो पकड़ना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरह। अब वो फिर कर्नल कहता है भाई पूरी फौज लेकर तो उसका पीछा कर रहा हूं और बरसों हो गए, हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमें धोखा देकर जंगलों में फिर रहा है, हाथ ही नहीं आता। थोड़े से मुट्ठी भर आदमी, मतलब थोड़े से आदमी हैं उसके साथ, लेकिन क्या हिम्मत है उसकी। फिर वो कहता है कि वजीर अली भाई अपने आप जाती तौर पर भी बड़ा बहादुर है। कहते हैं हाँ बहादुर तो है, नहीं तो क्या वो कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। फिर वो कहता है ये कत्ल का क्या किस्सा है। फिर वो बताता है कि भाई वजीर अली को जब हमने हटाया उसके पद से, है ना, कर्नल बता रहा है लेफ्टिनेंट को, तो हमने उसे बनारस पहुंचा दिया और बनारस पहुंचाने के बाद हमने उसे 3 लाख रुपए सालाना यानी वार्षिक वजीफा मुकर्रर कर दिया, मतलब तय कर दिया कि 3 लाख रुपए उसे वजीफा मिलेगा। और इसके बाद उसने कहा कि कुछ महीने के बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता में बुलाया। अब जब बुलाया तो वजीर अली तो वकील के पास गया जो बनारस में ही रहता था, और उसने उससे शिकायत की कि भाई गवर्नर जनरल मुझे ऐसे क्यों बुला रहा है। तो वकील तो जो था वो अंग्रेजों का पहले ही हिमायती था, उनका पक्षधर था, उनका फेवर किया करता था, है ना, और उसने उसकी शिकायत की कोई परवाह नहीं की, बल्कि उसे उल्टा बुरा भला सुना दिया। अब बच्चों वैसे वकील का ये कर्तव्य होता है, चाहे वो किसी भी पक्ष का वकील हो, अगर कोई जो जिसने पेटिशन डाले हो या जो जिसके ऊपर डाला गया हो, अगर वो कोई बात वकील किसी से भी पूछता है तो उसे बतानी चाहिए, पर उसने नहीं बताई। तो इसलिए वजीर अली के दिल में तो पहले ही नफरत थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसने खंजर से उसका काम तमाम कर दिया, यानी उसका कत्ल कर दिया वकील का। फिर लेफ्टिनेंट पूछता है कि वो भाग गया। कहता हाँ, अपने कुछ जो उसके साथ जो उसके ऊपर जान न्योछावर करने वाले आदमी हैं थोड़े से, वो उनके साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। और फिर वहां पर वो जो वहां आजमगढ़ के जो अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, जो अधिकारी थे, है ना, उनकी हिफाजत में उन्होंने उसे हिफाजत के साथ घाघरा तक पहुंचा दिया, और तब से ये जंगलों में भटक रहा है। फिर वो लेफ्टिनेंट कहता है पर वजीर अली चाहता क्या है, उसकी स्कीम क्या है, क्या योजना है उसकी। फिर कर्नल बताता है कि अब उसकी स्कीम ये है कि किसी तरह से नेपाल पहुंच जाए और अफगानी हमले का इंतजार करे, कि जब अफगान का बादशाह जब हमला करेगा तो ये उसके साथ मिलकर ये भी अवध पर कर देगा, और इस तरह से अवध को अपने कब्जे में कर लेगा, और इस तरह से अंग्रेजों को ये हिंदुस्तान से निकालना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या पता ये पहुंच ही गया हो। लेफ्टिनेंट कहता क्या पता ये नेपाल पहुंच ही गया हो। उसने कहा नहीं, अब तो हमारी जो फौजें हैं और सियादत अली के भी सिपाही, हम तो उसका पीछा कर रहे हैं, और वो इन्हीं जंगलों में छिपा हुआ है। कहते क्या बात है। कहते हाँ। अब फिर इतने में देखते हैं कि दूर से धूल उड़ती हुई नजर आ रही है, कोई सिपाही है जो घोड़े पर सवार है, और दोनों देखते हैं, और ऐसा लगता है धूल उड़ती हुई देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा एक काफिला है। काफिला माने बहुत बड़ी सेना है कोई, है ना, इतनी धूल उड़ रही है, लेकिन दिखने में एक ही सवार नजर आ रहा है। अब वो कहते हैं, फिर उसके बाद जो कर्नल है वो कहता है कि सिपाहियों से, लेफ्टिनेंट को बोलता है कि सिपाहियों से कहो कि नजर रखें ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसे तो वजीर अली की मतलब खोज है। तो वो सोचता है कि ये सिपाही देखो शायद वजीर अली के पास कोई संदेशा ले जा रहा हो, पता चले उससे कुछ क्लू मिल जाए कि वजीर अली कहाँ है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, कितने में वो आ जाता है, पास आ जाता है जो सिपाही होता है घोड़े पर सवार, और कहता है कि भाई मुझे कर्नल से मिलना है। तो उसे कर्नल बाकी लेफ्टिनेंट वगैरह को बाहर करवा देता है, और उसको कहता है कि आप अपनी बात कह सकते हो, कहो आप अपनी बात। तो वो कहता है, कर्नल से कहता है कि मुझे तो तन्हाई चाहिए, मतलब अकेले में बात करनी है। तो फिर वो कहता है कि नहीं, आप अपनी बात कह सकते हैं। तो फिर सवार जो होता है, जो घोड़े पर सवार आया है, वो कहता है कि दीवार हमगोश दारद तन्हाई, यानी दीवारों के भी कान होते हैं। फिर वो उससे सवार उससे पूछता है कर्नल से कि आपने यहाँ पर इतना ये कैंप क्यों लगाया हुआ है, किस लिए आप इकट्ठे हैं सब। वो कहता है कि भाई हम तो वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं।
कहता है इतना सारा लश्कर लेकर आए हो? कहते हैं हाँ, गिरफ्तारी में हमें मदद होगी। तो कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी तो बड़ी मुश्किल है। वो कहता है क्यों? वो कहता है, वो सवार कहता है क्योंकि वो तो एक जांबाज सिपाही है, जान की बाजी लगाने वाला सिपाही है। कहते हैं हम सुनने तो हमने भी यही रखा है, देखते हैं। फिर सवार कहता है मुझे थोड़े से कारतूस चाहिए। कहता है किस लिए? कर्नल कहता है, तो वो कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। सवार कहता है गिरफ्तार करने के लिए। तो कर्नल कहता है कि ये लो 10 कारतूस, और उसे दे देता है। तो वजीर अली ले लेता है, उसको धन्यवाद कहता है, शुक्रिया कहता है, और जाते जाते ये कहता है कि मेरा नाम वजीर अली है, आपकी जान बख्श के जा रहा हूं, आपकी जान छोड़कर जा रहा हूं, आपको वापस लौटा के जा रहा हूं, आपकी जान मैं नहीं ले रहा हूं। और ये कहकर बाहर चला जाता है। वो कहता है आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान को मैं जान बख्श रहा हूं आपकी। और कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। और लेफ्टिनेंट आता है तो वो उससे पूछता है कि ये कौन था? वो जवाब ही नहीं दे पाता, वो बता ही नहीं पाता कि ये वजीर अली था, बल्कि क्या कहता है, एक जांबाज सिपाही। बच्चों क्यों कहता है एक जांबाज सिपाही? वो इसलिए कहता है क्योंकि वास्तव में उसकी दिलेरी, उसके किस तरह से उसने जान की बाजी लगाकर वो आया, अपना नाम भी बता गया और कारतूस भी ले गया, है ना, उसके खेमे में इस दिलेरी से, हिम्मत से आया। तो इसलिए कर्नल हक्का बक्का रह जाता है, उसे कुछ शब्द ही नहीं मिलते कि वो क्या कहे। बच्चों मुझे आशा है कि आपको जो मैंने ये पाठ समझाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कीजिए ताकि आपके अच्छे अंक आए बेटा एग्जामिनर की, ताकि उस पर नजर जाए और आपके अच्छे अंक आए। तो मिलते हैं अगली रिवीजन क्लास में। धन्यवाद प्यारे बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट बेटा। और बेटा एक बात और, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक करें